नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस त्रिपाठी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए अलग अलग वजहों से महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी एक बार फिर लोगों के भरोसे को जीतने में कामयाब होती है तो इतिहास बनेगा। अगर समाजवादी पार्टी या बीएसपी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो संदेश होगा कि यूपी की जनता बदलाव में भरोसा करती है। और यदि कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करती है तो 2024 में उसे खुद के लिए उम्मीद नजर आएगी। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और जीत का मंत्र दिया। सियासी तौर पर शाह के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब 2014 के आम चुनाव में अमित शाह को यूपी की जिम्मेदारी दी गई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन जिस तरह से संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को उन्होंने मजबूत किया वो काबिले तारीफ था। खास तौर से सामाजिक समीकरणों को साधते हुए उन्होंने पार्टी के आधार को मजबूत किया और उसका फायदा भी मिला। खास बात यह थी कि जिस तरह से पार्टी प्रचंड बहुमत से हासिल करने में कामयाब रही तो वो आज भी शोध का विषय है, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ उस तरह की नाराजगी लोगों में नहीं थी। लेकिन 2022 से पहले यूपी में सामाजिक समीकरणों में बदलाव आए हैं। पूर्वांचल में सुभाषपा का समाजवादी पार्टी के साथ जाना बीजेपी के लिए चिंता की भी वजह बन सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान के मुकाबले कौन सी नई रणनीति से जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी सपा, बसपा और कांग्रेस। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर सदस्य दिलाएंगे सप्ताह। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान तेज कर दिए हैं। सूबे की सियासी नब्ज की थाह लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की और एक बार फिर बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतेगी ये दावा भी किया। तो वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान के बाद सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि किसान भाजपा का सफाया चाहता है, फसल को खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, किसान मजबूरी में अपनी खेती में आग लगा रहे हैं, खाद के लिए किसान की जान चली जाए, उसे आत्महत्या करनी पड़े तो उस स्थिति में क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे सपा ने बनवाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मंडियां बननी चाहिए। सरकार बताए कि धान खरीदी के लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी जमीन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान के मुकाबले कौन सी नई रणनीति से जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी सपा, बसपा और कांग्रेस। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। महीना अक्टूबर का चल रहा है और यूपी की हवाओं में ठंडक का एहसास होने लगा है। लेकिन आज का दिन यूपी की हवा सियासी सरगर्मी से गर्म भरा रहा। उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर बढ़ने का कारण सूबे की राजधानी में भाजपा के चाणक्य अमित शाह थे, तो कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी यूपी की राजनीति जमीन पर सियासी फूल उगाने की भरपूर कोशिश कर रही प्रियंका गांधी बुंदेलखंड किसानों के आंसू पहुंचते ललितपुर पहुंच गई। वहीं आज ही प्रियंका का एक एक करके साथ छोड़ रहे कांग्रेसियों को सपा सुप्रीमो अखिलेश ने आज अपनी पार्टी में एंट्री कराई। प्रियंका बुंदेलखंड में आंसू पहुंच रही थी तो अवध में अमित शाह कार्यकर्ताओं के बीच दहाड़ रहे थे। भाजपा की मेगा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने लखनऊ अमित शाह के आते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। 4 करोड़ सदस्यता का आंकड़ा पूरा करने के उद्देश्य से भाजपा ने आज से मेगा सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। आइए नजर डालते हैं यूपी के सियासी समीकरणों पर। 2012 में बीजेपी को 15% वोट और 47 सीटें मिली थी। इस बार उसे 39.60% वोट और 312 सीटें मिली। कांग्रेस को 2012 में 11.5% वोट और 28 सीटें मिली थी, जबकि इस बार पार्टी को 6.2% वोट मिले। सिर्फ 7 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीएसपी को 2012 में
25.9% वोट और 80 सीटें मिली थी। इस बार इसका वोट शेयर 22.2% रहा। पार्टी महज 19 सीटों पर ही सिमट गई। सपा ने पिछली बार 29.1% वोट शेयर के साथ सत्ता में आई थी। 224 सीटें मिली थी। एसपी को 21.8% वोट मिले, सीटें घटकर 47 रह गई। 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह की रणनीति से भाजपा ने यूपी में करिश्मा कर दिखाया था। इसके चलते आज गृह मंत्री के आने मात्र से एक बार फिर से भाजपा में जोश भर गया है। फिलहाल आज का दिन सियासी तौर पर काफी अहम रहा। वैसे तो अभी बस शुरुआत भर है और चुनाव होने को अभी भी 4 महीने बाकी है। तो तय है आने वाली सर्दी के दिनों में जमकर गर्माहट का एहसास होने वाला है। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है सपा नेता तारिक लारी जी हैं। तारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता राम हृदय राम जी हैं। राम जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मौजूद है हमारे संपादक उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र त्रिपाठी जी, और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम जी से ही सवाल है। राम जी, पिछली बार आपकी 2.70 करोड़ सदस्य थे और आपको चुनाव में 3.60 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। इस बार आपने रखा है कि 4 करोड़ सदस्य बनाएंगे, मतलब आपका कहना होगा कि हम 400 के लगभग सीट जीत लेंगे। और सदस्य बनाने से क्या सीट जीती जा सकती है? राम जी, मेरी आवाज आ रही? जी, भारतीय जनता पार्टी, जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के निरंतर माननीय मोदी योगी जी के कार्यों को आगे बढ़ रही है, जमीन पे उतार रही है। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान निरंतर जारी है। भारतीय जनता पार्टी रोज चुनाव लड़ती है, रोज संगठन पे काम में करती है। आप देखे होंगे देश के माननीय मोदी जी, योगी जी जब से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, एक भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली होगी। रात दिन पार्टी के काम में लगे हुए हैं और पदाधिकारी लगे हुए हैं। और हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समाधान कराते हैं। राम जी, राम जी, मेरा सवाल कुछ और था। आपने बहुत बढ़िया वर्णन किया है कि मोदी जी दिन रात काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, योगी जी दिन रात काम करते हैं, मैं भी मान लेता हूं। लेकिन हमारा सवाल ये आपसे, मैंने कहा था कि 400 मने 2.70 करोड़ में 3.60 करोड़ आप वोट पाए। अब आपने 4 करोड़ की लक्ष्य रखा है, तो वो लगभग आंकड़ा 325 से 400 के बीच जाता है। तो हमने यही सवाल किया आपसे कि 400 लगभग सीटें आप जीत लेंगे। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। माननीय अमित शाह जी जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तो 265 प्लस की बात होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 सीटें जिताने का काम किया। जी, आंकड़े से भी हम पार पा गए। जो हमारी अपनी एनालिसिस थी उससे भी हम जनता का जनादेश जो होता है, हो सके 400 सीटें हम जीते। जी, क्योंकि यहां बसपा की दुकान अब बंद हो चुकी है। जो भ्रष्टाचार पे पार्टी ही बनी है, उन्हीं की पार्टी के नेता पार्टी छोड़ते रहते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। अभी बहन जी ने कहा कि अब इस बार पैसों में टिकट नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब इससे पैसा आप लेती थी पहले। समाजवादी पार्टी देख ही रहे हैं, नाम समाजवादी पार्टी, काम सब परिवारवादी, सब उसमें परिवार के लोग मालिक हो जाते हैं। और यह देश संविधान लोकतंत्र से चलेगा और देश और लोकतंत्र संविधान के सिद्धांतों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, माननीय मोदी योगी जी चल रहे हैं। और हम लोग संविधानों के मूल्यों पे विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बन सकता है। बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस में, बसपा में ऐसा संभव नहीं है। ये सब प्राइवेट देश जनाधार खो चुके हैं। राम जी, मतलब सदस्यता अभियान अगर आपका सफल हुआ तो आप 400 सीटें जीत लेंगे, आपका दावा है। उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद आप 400 मतलब 400, उम्मीद से ज्यादा हमें लगता है 425, 430 चले जाएंगे, सीट ही 420 है। हमारा ये सवाल है सीधे सीधे कि क्या महंगाई नहीं देखेगी जनता, कानून व्यवस्था नहीं देखेगी जनता और आप 400 सीट जीत लेंगे?
देखिए, महंगाई, कानून व्यवस्था, सारी चीजें जनता देखेगी और अमन और चैन और कानून प्रशासन और शांति व्यवस्था भी जनता देखेगी, कानून का राज भी जनता देखेगी। हमने पहले ही कह दिया, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता का जो भी फैसला होगा सिरोधार है। हम जनता के लिए और देश के लिए, पार्टी के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। जनता का जो भी जनादेश आएगा ये सिरोधार होगा और हम लोग स्वीकार करेंगे। हम लोग काम देश और समाज राष्ट्र के लिए रात दिन मोदी योगी जी काम कर रहे हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी पे काम कर रहा है और सब लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ जीता वो चुनाव जीता है। महंगाई की बात करें राम जी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस। देखिए, महंगाई पे भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल बैठक की थी। बातचीत चल रही है, सरकार है, बातचीत हो रही है कि बैठक के दायरे में लाया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और इस पे भी बात विषय चल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारी चीजों को देखा जा रहा है। सारी चीजें कंट्रोल करके ही हम जनता के बीच में चुनाव में जाएंगे और निश्चित है कि जनता हम लोगों को गले लगाएगी। चलिए तारिक जी, एक तरफ इनके सदस्यता अभियान राम जी भी कह रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, रोज चुनाव लड़ती है बीजेपी और अमित शाह जी उम्मीद से ज्यादा 260 का उन्होंने नारा दिया था, 325 सीटें, फिर से उनका सदस्यता अभियान जारी है। सपा का भी सदस्यता अभियान चला होगा, मुझे नहीं मालूम बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसी स्थिति में जब एक तरफ सुनियोजित तरीके से राम हृदय राम जी की पार्टी भाजपा चल रही है, दूसरी तरफ सपा उसका कैसे मुकाबला करेगी? किस आधार पे आप दावा करेंगे कि हम पुनः वापसी करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, सदस्यता अभियान चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले एकदम चलाने का मतलब ये होता है कि अपने ब्लैक के पैसे को व्हाइट करना और उसका चुनाव में इस्तेमाल करना। तो बीजेपी ये काम कर रही है, जो उसने ब्लैक का पैसा कमाया है, जो कमीशन खोरी से कमाया है, दलाली से कमाया है, उस पैसे को वो सदस्यता अभियान का नाम देके अपने अकाउंट में पैसा वाइट करेगी। तारिक जी, यहाँ सवाल उठता है, बे परिवार की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ वो सदस्यता अभियान करके सदस्य बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ परिवार में ही झगड़ा है और दो पार्टी लड़ रही है। कौन सा परिवार, कैसा परिवार? परिवार का मतलब होता है, परिवार का मतलब होता है, सुन लीजिए भाई, परिवार का मतलब होता है मियाँ बीवी बच्चे। हाँ। ये परिवार होता है जी, ये परिवार होता है। इसमें कोई अखिलेश जी या डिम्पल भाभी या उनके तीनों बच्चों में कोई झगड़ा चल रहा है? मतलब परिवार, चाचा परिवार नहीं होता है, आपको मालूम है? चाचा परिवार नहीं होता है, सरकार के हिसाब से बताइए। चाचा परिवार नहीं होता है, चाचा परिवार नहीं होता है। किस एंगल पे लिखा है, किस कानून में लिखा हुआ है सरकार के कि चाचा परिवार में काउंट होगा? ये बताइए आप पहले ये बताइए। सरकार, मैं बता रहा हूँ आपको, एक कानून होता है, एक समाज होता है। 18 साल से नीचे, 18 साल के नीचे बच्चे परिवार में काउंट होते हैं। हाँ। 18 साल से ऊपर का बच्चा भी परिवार में काउंट नहीं होता है। और बताइए आप। चलिए, हम बता रहे हैं ना, तो कौन सा अखिलेश जी और ये कानून की बात अलग है, समाज में परिवार की बात अलग है, और जो समाज में परिवार के साथ चलेंगे वही परिवार है। ठीक। अब आपने बात कही है कि सामाजिक परिवार, आपने परिवार की भाषा पूछी थी मुझसे, आपने कहा सामाजिक परिवार जी। तो सामाजिक परिवार में तारिक अहमद लारी भी उनका भाई है जी। सामाजिक परिवार में उनके क्या नाम है, अखिलेश जी के, तारिक अहमद लारी के ऐसे सैकड़ों भाई हैं। तो कौन जा रहा? और परिवार की बात करें तो नरेश अग्रवाल भी परिवार ही थे, सामाजिक परिवार थे वो, जो चले गए, उनका लड़का भी चला गया। तो परिवार में टूटन होती रहती है, लेकिन नए परिवार के सदस्य जुड़ते भी हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया आपने परिभाषित किया परिवार को तारिक जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं सैल्यूट करता हूं आपको, लेकिन परिवार में समाजवादी पार्टी एक परिवार है, उस परिवार से लोग टूटे हैं। चाचा जी उनके पहले समाजवादी पार्टी के गठन के समय से साथ में थे, आज वो अलग पार्टी लड़ा रहे हैं, तो आपके ही वोट तो कटेंगे। और दूसरी तरफ वो सदस्यता अभियान चला के 2,70,00,000 सदस्यों की संख्या बढ़ा के 4 लाख का लक्ष्य रख रहे हैं। हम सवाल आपसे ये कर रहे हैं। हाँ, अब मैं उस पर जवाब देता हूँ। अब आपने स्पेसिफिक नाम लेकर पूछा है शिवपाल जी के बारे में। नहीं, मैंने नाम नहीं लिया, देखिए नाम आपने लिया है। नहीं, आपने नाम लिया है, बाकायदा आपने नाम लिया है। हमने नाम नहीं लिया, हमने चाचा बोला है। आप ही ने नाम लिया है, आपने कहा चाचा टूट के गए हैं, तो हाँ, कौन चाचा गए? नाम आप ले रहे हैं, परिभाषित मत करिएगा कृपया। नहीं, हम परिभाषित नहीं कर रहे। चाचा मतलब शिवपाल गोपाल यादव भी है।
चाचा मतलब शिवपाल, ये परिभाषित आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। चाचा तो उनके राम गोपाल यादव जी भी है। जी, तो हमने ये नहीं कहा, हमने कहा चाचा टूट के गए हैं। आप किस चाचा की बात कर रहे हैं, फिर आप मुझे बताइए। राम गोपाल यादव जी तो मौजूद है, नहीं, आप कौन से चाचा की बात कर तो रहे हैं? आप जिन चाचा को बोल रहे हैं, हमने नाम नहीं लिया, मैंने ये बोला है। तो नाम लेके बताइए तो मैं जवाब दूं उसमें। उनके चाचा माननीय क्या नाम है, राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, उनके साथ समाजवादी जनता पार्टी जिसमें चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुलायम सिंह जी प्रदेश। वो चाचा परिवार के हैं क्या? वो चाचा परिवार के हैं? भाई आपने परिवार की बात कही, चाचा नाम लिया, तो चाचा तो वो भी है ना। हाँ, तो वो परिवार के हैं कि नहीं? चाचा तो और भी 10 लोग मौजूद है। तो कौन चाचा की बात आप कर रहे हैं? आप स्पेसिफिक नाम लीजिए ना। जो प्रस्ताव बना लिया है जिन्होंने, किन्होंने बनाया? मैं इस नाम की कोई पार्टी जानता ही नहीं हूँ। आप पहले बताइए तो कि इस नाम की कौन सी पार्टी? ये बहुत अच्छी बात है, आप नहीं जानते हैं। अब हम जानते ही नहीं। हमारा जनरल नॉलेज थोड़ा कमजोर है, आपका मजबूत है। मेरा आपसे ज्यादा कमजोर है। आप सबको खोजी पत्रकार भी है। नहीं, खोजी नहीं हूँ। अरे भाई, हम लीडरों से पीछे हैं। पत्रकार आज की डेट में नेताओं लीडरों से सीखे होंगे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ भाई। आजकल मैं आप जैसे शब्दों से खेलने वालों से मैं सीखता हूँ। नहीं, मैं तो सीधा सच्चा एक छोटा सा पत्रकार हूँ। और आज की परिभाषा में गरीब की गाय जो कही जाती थी वो पत्रकार हो गई है। अगर किसी को ने कहा, अपना भाषण दिया और उस पत्रकार ने लिख दिया, उनको सूट किया तो ठीक है, नहीं तो कह दिया तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, खंडन हो गया। तो आज की डेट में गरीब पत्रकार है, गरीब की गाय पत्रकार ही है। चलो राघवन जी, आप हमारे साथ हैं। पत्रकार अगर गरीब होता तो आप यहाँ थोड़ी ना होते कि एक चैनल का संचालन कर रहे हैं आप। जी, संचालन कर रहा हूँ मैं। पत्रकारिता गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। पत्रकारिता की जो परिभाषा हो गई है, गरीब की गाय नहीं, मैं गरीब एक कहावत कह रहा हूँ। गरीब की गाय मतलब सारा दोष पत्रकारों पे ही है, सारा दोष। आपने अभी बयान अगर कोई देंगे, आपको सूट किएगा तो ठीक है, नहीं तो आप कह देंगे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। दूसरा आरोप लगा देंगे कि सत्ता पक्ष के साथ हो, आप लोग खड़े हो। त्रिपाठी जी, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि उस पार्टी का कौन से अध्यक्ष है, उनका नाम आप बता दीजिए। तो आप हमको लेक्चर दे रहे हैं। आप सीधे सीधे नाम बताइए ना, कौन से चाचा लेक्चर देना आप लोगों का काम है साहब। हम लोगों को लेक्चर अगर दिया उसके अंत को जनता तक पहुंचाने का काम है। आगे आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, मैं आप ही की बात पे आगे आ रहा हूँ। अगर कोई टूट के गया है, हमने नहीं निकाला ना किसी को भी। कोई खुद गया है तो वो खुद समझेगा कि उसने क्या किया, तो वो खुद वापस आए अपना। अरे भाई, अखिलेश हमने निकाला होता तो हम अखिलेश जी की सरकार में चाचा की बात कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। अखिलेश जी की सरकार में कई विभागों के दमदार मंत्री थे। वो आज उस सरकार से अलग हो करके, अखिलेश जी से अलग हो करके नई पार्टी बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके वोटों को ही डिवाइड करेंगे ना भाई। वही जैसे कल्याण सिंह जी उप मुख्यमंत्री होते हुए पार्टी छोड़े थे और हम लोग के साथ आ गए थे, वैसे ही ना जी। कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, खुद जीतने के लाले पड़ गए। बेटे को बमुश्किल तमाम जितवा पाए और बमुश्किल तमाम मंत्री बनवा पाए थे। वो उन्हीं के चाचा की बात कर रहे हैं ना, वही चाचा। चलिए, क्रांति दल बनाया था उन्होंने। राघवन जी, जिस तरह से अमित जी ने जो दावा किया है, जैसा मैंने राम हृदय राम जी से भी कहा कि 2 करोड़ 70 लाख से 3 करोड़ 60 लाख वोट पा सकते हैं, 4 करोड़ का दावा, खैर वो अलग मुद्दा है। मुझे सदस्यता अभियान के मार्फत अगर जनता किसी को अपना मतदान करे, जनता किसी के पक्ष में, वो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है। जो सरकार होती है उसके कामों को, उसके नाम को, उसके अन्य योजनाओं को देखकर मुझे लगता है मतदान करती है, अगर विकास की बात करते हैं तो। इन सब चीजों के बीच में भाजपा दावा कर रही सरकार बनाने का, दूसरी तरफ सरकार की असफलताओं को गिना करके सपा दावा कर रही है कि हम सरकार पे आएंगे। क्या लगता है आपको? और रहा सवाल जहां चाचा भतीजे की बात है, मैं नाम फिर से नहीं ले रहा हूं, चाचा जी कितने वोट काटेंगे, कितना वोट कटा हुआ होंगे साबित? चल सरकार नहीं बना पाएंगे लेकिन वोट कटा हुआ तो साबित होंगे। जी सर, बिल्कुल। देखिए, हर पार्टी चाहती कि सत्ता में लौटे जी, चाहे अमित शाह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, बहन मायावती हो, कोई भी हो, सबकी कोशिश होती है कि सरकार में आना है और एक सुशासन का राज कायम करना है जी। अमित शाह के सामने चुनौती है कि उसको दोबारा यूपी में आना, क्योंकि यूपी का इतिहास बताता लगातार 2 बार कोई सरकार नहीं आई है, जिसके लिए लगातार प्रयास है तो उस मिथक को तोड़ा जाए।
और इसी नाते वह कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, 4 करोड़ करने की बात कर रहे हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। राम जी, तारिक जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आरोप मतलब इस बात का कि जो भी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो स्थायी विकास है वो सपा सरकार में हुआ है, और उस विकास को आपने अपना तमगा पहना दिया है। देखिए, जैसा जिसका नजर होती है वैसा ही चश्मा वो लगाता है। तारिक अनवर जी, तारिक अहमद जी, सेफई का विकास हुआ है समाजवादी पार्टी में। उत्तर प्रदेश का गांव गरीब किसान का, नौजवान का विकास नहीं हुआ। अगर विकास होता तो भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें नहीं पाती। उत्तर प्रदेश की जनता आपको चुनती। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। आपने केवल और केवल परिवार और सैफई का विकास किया, और आपने कहीं कुछ नहीं किया। और स्थिति ये हुई कि कोई परिवार का नहीं बचा। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, 10 से लेके, पत्नी से लेके, सांसद से लेके, बेटा से लेके, बहन से लेके, भाई से लेके, चाचा से लेके, चाची से लेके, परिवार में पूरा लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत प्रमुख, प्रधान बनाने का काम किया। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ठुकरा चुकी है, और परिवारवाद के आपके पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बना दिया है। आपको 5 सीटों पर सिमट दिया है और 50 से नीचे कर दिया है। आईना देखिए और चेहरे को साफ करिए। आईने को साफ करने की कोशिश मत करिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में सवाल यहाँ है, आदित्यनाथ जी की चलिए सरकार बहुत देर करेंगे। सवाल है यहाँ, भीख मांग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। राम जी मेरी बात सुन लीजिए। एक सवाल है यहाँ पे, आरोप प्रत्यारोप तो अलग चलते रहेंगे। अगर बहुत पीछे नहीं जाएं तो नए अभी जो कुछ समीकरण है वहां उत्तर प्रदेश की जनता जो रिकॉर्ड बताता है, बहुत पीछे नहीं जाए, 80 के पहले नहीं जाए, तो बदलाव लाती रही है। 90 से देखें हमेशा बदलाव लाती रही है। इस बदलाव को आप कैसे बदलेंगे? बहुत अच्छा आपने बात कही। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाती है और बदलाव लाई है। वो किसके लिए ले आई? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव मायावती के खिलाफ ले आई जी। माननीय मुलायम सिंह अखिलेश को ले आई। सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा यही करती आई। क्या हुआ? मायावती जी ने बादलपुर बनाया, माननीय मुलायम अखिलेश ने सैफई बनाया। उत्तर प्रदेश का विकास किया क्या? एक का माल रेवेन्यू पे कब्जा, एक का विक्रमादित्य मार्ग पे कब्जा। इस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से धन की बंदरबाट की, अब भ्रष्टाचार किया। बता रहे हैं कि सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है पैसे के लिए। अरे भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सदस्य बना रही है, निःशुल्क सदस्यता अभियान चला रही है। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि 20,000 रुपया जो है कि प्रति आवेदन शुल्क लिया जा रहा है और 20,000 रुपया समाजवादी बुलेटिन के लिए जा रही है। 100 50 लोग एक सीट पे जो है कि 40 हजार रुपया लेकर के समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार को जो है कि बनाया जा रहा है। राम जी निश्चित आपकी बात आ गई है। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। टिप्पणी के लिए योगेश जी के पास जाएंगे, लेकिन तारिक जी आप बहुत संक्षेप में कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए, इसको कहते हैं मिर्ची लगाना। मैंने मिर्ची लगाई, इन्होंने उछल कर जवाब दिया। ये है, इनको सच्चाई से मिर्ची लगी है जी। तभी ये सफाई कर रहे हैं। क्या मेट्रो सफाई में चालू हुई है? क्या एक्सप्रेसवे सिर्फ सफाई में गया है? क्या एक्सप्रेसवे सिर्फ वहीं गया? अरे आपके कितने एक्सप्रेसवे कहाँ से गुजर रहे हैं? क्या मेरठ में सफाई से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है? क्या सफाई कई जगह से चालू होकर सफाई में खत्म हो जा रहा है? अरे थोड़ी अकल लगाइए। कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ बना है, सफाई में नहीं बना है जी। आपकी तरह मुजफ्फरनगर कांड किसकी सरकार में हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सरकार में हुआ? रामपुरी से जो है कि वो तांडव मचाया हुआ था, किसकी सरकार में हुआ? सीओ को बोनट पे किसकी सरकार में बैठाया गया? जितने बड़ा अपराधी उतने बड़ा समाजवादी। यही परिभाषा थी आपकी पार्टी की। मुजफ्फरनगर जल रहा था, कहां थे आप उस समय? आज योगी जी की सरकार में अमन चैन और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था मेंटेन है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने सुरक्षित महसूस कर रही है। आप बात कर रहे हैं आपकी गुंडागर्दी के खिलाफ। चलिए आप दोनों लोगों से हमारा अनुरोध है, आप दोनों लोगों से अनुरोध है, आप दोनों लोगों से अनुरोध है, कृपया हमारा समय समाप्त हो गया है। हमारे योगेश जी की संक्षिप्त टिप्पणी सुनिए। योगेश जी चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का समय समाप्त हो गया है। राम जी थोड़ी सी, लारी जी, लारी जी,
हम यहाँ बहुत स्वस्थ बहस चाहते हैं, जनता भी सुनना चाहती है। आप दोनों लोग बहुत वरिष्ठ हैं, आप दोनों लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इस तरह से बात करेंगे तो जो अपनी बात रख रहे हैं तो जनता सुन कहां से पाएगी? सीधी सीधी सी बात कर रहे थे, ये बीच में बोल दिए। चलिए योगेश जी, कभी राम जी के उसमें कभी बोला नहीं, हम बोल रहे हैं तो राम जी ने। योगेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे समय तक बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया है। एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी योगेश जी, बहुत संक्षिप्त। हाँ, क्या हुआ? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि विकास की बात, जैसे भी अभी एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे हमारे तारिक भाई जी, मेरा ये मानना है कि आप एक बार एक मुद्दे पर आप चुनाव जीत जाते हो जी, तो मेरे हिसाब से उस मुद्दे को क्लोज कर देना चाहिए जी। नहीं तो आगे से तो ये होगा कि साहब समाजवादी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी कल से ये दावा करेगी साहब तो हमने ताजमहल भी बनाया था। तो कब तक आप एक इतिहास को लेकर आप आगे की बात करें? ठीक है, आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया, निश्चित तौर पर जो भी पार्टी सत्ता में आती है, चाहे भाजपा सत्ता में आए, चाहे कांग्रेस सत्ता में आए, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में, सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस पर एक विराम लगना चाहिए। केवल पुराने डेवलपमेंट के आधार पर हम वापस उसी मुद्दों को लेकर जाएं और उसी के आधार पर फिर हम चुनाव लड़े। 2017 में समाजवादी पार्टी इस विषय को लेकर चुनाव लड़ चुकी है। इसके बाद यदि इतना एक्सप्रेस वे का इतना असर होता तो 2017 में पार्टी सत्ता में रहती। लारी जी कह रहे हैं कि उसको जनता समझ नहीं पाई थी, अब समझ रही है। ये भी बड़ा मुझे एक अजीब सा तर्क लगता है राजनीतिक दलों का कि जब वो सत्ता से बाहर आ जाती है तो वो जनता को दोष देने लगती है। अब जनता तो 47 से लोगों को चुनाव जिताती आ रही है, तो क्या जनता हमेशा से ही मूर्ख रही है क्या? तो कृपया जनता को ऐसा दोष न दें सभी राजनीतिक दल। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो हम केवल राजनीतिक लाभ के लेके इसका दोष जनता पर ना बढ़े। हम कोशिश ये करें कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या विकास की संभावनाएं जता सकते हैं, हम कैसे कंस्ट्रक्टिव वे में जाके, आउट ऑफ द वे जाके हम विकास की बात कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप सबके पास है, मुद्दे सबके पास हैं, तमाम तरह की आप घंटों बहस कर सकते हैं किसी विषय को लेकर, लेकिन डेवलपमेंट पे बात करें तो ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, तारिक जी आपका। लेकिन तारिक जी, मुझे थोड़ा डर लग गया। डर इस बात का लग गया, मेरे दोनों बेटे 18 साल से ऊपर के हो गए हैं। अगर कहीं प्रोग्राम देख लिया होगा तो घर जाऊंगा तो निश्चित तौर पर वो बोल देंगे कि मैं आप मेरे परिवार के नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं सोच यही रहा हूं कि काश वो मेरा प्रोग्राम ना देखे होते या कहीं ये प्रोग्राम रिपीट नहीं हुआ होता। बहुत डर लग रहा है। खैर, आपको सैल्यूट तारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम हृदय राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कई मायने में अहम है, और इसी का नतीजा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो वही सपा, बसपा और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सर्द हवाओं में क्या सियासी पारा और चढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश जीत के लिए सभी दल और क्या क्या नए दांव चलेंगे, देखने वाली बात होगी।